आज पुनः मैं गुडविल का कुछ सॉल्यूशन बताऊंगा फैक्ट के साथ। इसलिए आज हमारा शीर्षक है गुडविल एंड सॉल्यूशन विद फैक्ट। मीन्स किसी भी हिसाब को हम जब बनाते हैं तो प्राय उसके पीछे की सच्चाई को कि कोई क्यों घटाया जाता है, कोई क्यों जोड़ा जाता है, इस फैक्ट को भी उद्भेदन हम करते हैं। हमने पिछले वीडियो में गुडविल के बारे में बहुत सारी बातों का जिक्र किया था। हमने मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के अंतर्गत प्राय 4 प्रकार के मेथड का उल्लेख किया था पिछले वीडियो में। अर्थात आज मैं कुछ सॉल्यूशन आपको बताने जा रहा हूँ विथ फैक्ट। मीन्स किसी भी प्रश्न को हल करते समय हम प्लस माइनस तो करते ही हैं, साथ ही साथ प्लस माइनस करने के कारणों का भी प्राय आपके जेहन में बात उभरनी चाहिए ताकि कोई भी काम आप स्वतः कर सकें। तो आज मैं प्रयास करता हूँ। बातों बातों में पिछले वीडियो में हमने 2 हिसाब बिल्कुल ही सरल तरीके से बताया था। एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड जो एक काल्पनिक एग्जाम्पल दिए थे, उसी काल्पनिक एग्जाम्पल के आधार पर सरलता से हिसाब को बनाए जा सकते हैं। तो वह बिल्कुल एक सिंपल सवाल था जिसे बिना हिसाब का दर्जा दिए हुए भी हम कह सकते हैं कि वह भी हिसाब का एक रूप ही था, चाहे हमने उसमें फिगर को काल्पनिक रूप से रखा था। इसी प्रकार हमने वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का भी उल्लेख किया था। वो काल्पनिक ही था, लेकिन इसके पीछे के फैक्ट को समझाते हुए हमने पूरी तरह से हिसाब को भी हल किया था। तो ये 2 हिसाब बिल्कुल काल्पनिक थे, फिर भी इसे हिसाब के रूप में ही माना जा सकता है। आज हम पुनः कुछ किताबों से प्रश्न को हल करेंगे, साथ ही साथ हम क्यों इसके अंतर्गत किसी प्रकार का समायोजन करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं, एडजस्टमेंट के रूप में क्यों घटाते हैं, क्यों जोड़ते हैं, इत्यादि बातों पर भी प्रकाश डालेंगे। हम जिस हिसाब को बता रहे हैं उस हिसाब का आपको क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। हम सिर्फ यहाँ पर हिसाब को हल करेंगे और हिसाब को प्राय आप अपने स्क्रीनशॉट से मिलाकर देख सकते हैं, बना सकते हैं, समझ सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक हिसाब को शुरू कर रहे हैं। संभव हुआ तो आज एक दूसरे हिसाब को भी मैं बताऊंगा। तो पहला प्रॉब्लम हम पढ़ रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आपसे कहते हैं कि आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको हर नया वीडियो हमारा तुरंत आपको प्राप्त हो जाए और आप पढ़ सकें। एक सवाल है छोटा सा, इसके क्वेश्चन बहुत ही सिंपल साइज के होते हैं, मीन्स छोटे आकार का होते हैं। इसमें कोई बहुत लेंदी प्रोसेस नहीं होता है। जस्ट लाइक कुछ वर्षों के लाभ को दे दिया जाता है और नंबर्स ऑफ ईयर परचेज के आधार पर प्राय गुडविल का मूल्यांकन कर लिया जाता है। किसी भी प्रश्न के अंतर्गत मुख्यतः 2 ही बातें इंपॉर्टेंट फैक्टर के रूप में होता है। एक, प्रश्न में कई वर्षों के लाभ दे दिए जाते हैं और गुडविल निकालने के लिए नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज का उल्लेख कर दिया जाता है। दैट मीन्स ये 2 मेन फैक्टर, चाहे हिसाब कितना ही सरल हो या हिसाब कितना ही कठिन हो, इसकी वास्तविकता यही 2 बातों पर टिकी हुई होती है कि प्रश्न में कुछ वर्षों के लाभ को दे दिया जाता है, फिर कुछ लाभ में जोड़ घटाव करने की बात आती है, अंत में इसको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से गुना करके गुडविल को निकाल लेते हैं। इसकी सरलता इतनी ही है। आज हम जिस प्रश्न को पढ़ रहे हैं कुछ नहीं है इसके अंतर्गत, वही 2 बातों का उल्लेख किया गया है कि प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द लास्ट 5 ईयर्स वेयर, मीन्स 5 वर्षों के लाभ निम्नांकित थे। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर। दैट मीन्स 5 साल का लाभ दे दिया,
प्रथम साल में 6000 है और ब्रैकेट में एक सेंटेंस है इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन्स ऑफ 2000। इस 6000 में एक एबनॉर्मल गेन भी प्राय 2000 के लिखे गए हैं। तो कल मैंने पूरी इस पर चर्चा किया था कि हम किस प्रकार से इसको ध्यान में रखते हैं, अर्थात मेंटेनेबल प्रॉफिट के अंतर्गत या फैक्ट के अंतर्गत हमने इस सारी बातों का उल्लेख किया था। सेकेंड ईयर में 14000 का लाभ है, कहता एक्सक्लूडिंग 4000 है इंश्योरेंस प्रीमियम। थर्ड ईयर में 4000 का लाभ है, कहता आफ्टर चार्जिंग इन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 2000। फोर्थ ईयर में 2000 का एक लॉस है और फिफ्थ ईयर में 16000 का एक लाभ है। कहता कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 5 ईयर्स प्रॉफिट। सीधी सी बात है, दो ही महत्वपूर्ण फैक्ट आपको 5 वर्ष के लाभ दे दिए गए कुछ समायोजनाओं के साथ कि आपको क्या डिडक्ट करना है, क्या ऐड करना है, और जब वास्तविक लाभ का पता चल जाएगा तो उससे एक एवरेज प्रॉफिट फॉर 1 ईयर निकालेंगे और उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से गुना कर देंगे। दैट मीन्स आपका गुडविल निकल आएगा। तो बच्चों बिल्कुल साधारण सी बात है, बहुत कठिन सवाल इसके अंतर्गत नहीं होते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत कठिन से कठिन सवाल को भी हल कराऊंगा। लेकिन हर सवाल के यही दो महत्वपूर्ण अंग होते हैं, एक प्रॉफिट और दूसरा नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। चाहे हम किसी भी प्रकार के मेथड का प्रयोग क्यों न करें, इससे हम बच नहीं सकते हैं। ये दो बातें आपके प्रश्न में आता रहेगा। तो हम हिसाब को हल कर रहे हैं, अर्थात 5 वर्ष के लाभ में कुछ समायोजन। पहले साल के लाभ में कहता है इंक्लूडिंग इन एबनॉर्मल गेन ऑफ 2000। अब समझिए एबनॉर्मल गेन को हम क्या करेंगे। एबनॉर्मल गेन मीन्स लिखना नहीं चाहिए था, हमने पीएल अकाउंट में लिखकर लाभ की गणना कर ली। इसके चलते हमारा लाभ 2000 रुपया से बढ़ गया था, अर्थात इस 2000 को हम अपने लाभ वर्तमान लाभ में प्रश्न के दिए गए लाभ में से घटा लेंगे, क्योंकि एबनॉर्मल गेन के चलते हमारा यह लाभ प्रथम साल का बढ़ी हुई अवस्था में है, इसलिए घटाने की जरूरत होगी। नंबर दूसरे साल 14000 का लाभ है, कहता है एक्सक्लूडिंग ₹4000 के इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम बिल्कुल एक व्यापारिक खर्च है, अर्थात इसको नॉर्मल एक्सपेंसेस रेवेन्यू एक्सपेंसेस कहते हैं। अभी तक इसको पीएल अकाउंट में चार्ज नहीं किया गया, तो नहीं चार्ज करने के चलते हमारा लाभ किस स्थिति में है, तो हमारा लाभ घटी हुई अवस्था में है, अर्थात इसके द्वारा लाभ को बढ़ाने का काम करेंगे। 4000 घटाने का काम करेंगे, चूंकि ये खर्च जो लिखना चाहिए था हमने नहीं लिखा, नहीं लिखे के चलते लाभ बढ़ी हुई अवस्था में है, अर्थात इसको भी घटाना पड़ेगा। तीसरा साल में 4000 रुपये का लाभ आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 2000। इस 4000 के लाभ को निकालने में 2000 रुपया एबनॉर्मल लॉस भी लिख दिया गया, यद्यपि इसे लिखना नहीं चाहिए था। लिख देने के चलते हमारी लाभ घटी हुई अवस्था में है, अर्थात इससे हमके लाभ को बढ़ाना पड़ेगा। फिर फोर्थ ईयर में 2000 का लॉस है और फिफ्थ ईयर में 16000 का प्रॉफिट है। तो हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशंस ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। Calculation of adjusted profit first year, fifth year. Calculation of adjusted profit, या इसको हम कैलकुलेशन ऑफ मेंटेनेबल प्रॉफिट भी कह सकते हैं।
इसमें कोई हर्ज नहीं है। मैं मेंटेनेबल प्रॉफिट को ही ज्ञात करता हूँ जिसके आधार पर इसे औसत बनाने का काम किया जाता है। तो सबसे पहले साल में हमने देखा कि लाभ दिया हुआ है आपका 6,000 रुपया, जिसमें कहता है इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ ₹2000। तो एबनॉर्मल गेन के चलते हमारा लाभ बढ़ी हुई अवस्था में है, अर्थात घटाना पड़ेगा। दैट मीन्स 6,000 माइनस 2,000 बराबर 4,000 रुपया। ये एडजस्टेड प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर कहलाते हैं। एडजस्टेड प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर में है 14,000 का लाभ, कहता है एक्सक्लूडिंग 4,000 इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम अभी तक नहीं लिखा जा सका, नहीं लिखने के चलते लाभ बढ़ी हुई अवस्था में है, अर्थात इसको भी घटाना पड़ेगा। तो 14,000 माइनस 4,000 बराबर 10,000। तीसरा साल का है 4,000 का लाभ, आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस 2,000। कोई भी एबनॉर्मल लॉस लिख देने के चलते हमारी लाभ घटी हुई अवस्था में होती है। जिसे फाइनल अकाउंट का पूरा ज्ञान है वह विद्यार्थी प्राय मेरे इन बातों को अच्छी तरह समझ रहे होंगे कि किसी एबनॉर्मल गेन अथवा एबनॉर्मल लॉस लिखने का पीएल अकाउंट पर इफेक्ट किस प्रकार से पड़ता है। तो एक एबनॉर्मल लॉस हमने लिख दिया था, लिख देने के चलते हमारी लाभ घटी हुई अवस्था में है, अर्थात उसको बढ़ाना पड़ेगा। अर्थात 4,000 प्लस 2,000 बराबर 6,000। फिर चौथा साल एक 2,000 रुपये का लॉस है। चौथा साल में मात्र 2,000 रुपये का एक लॉस है, जिसको आप ब्रैकेट में रख दीजिए, माइनस का बोध कराता है। और पांचवा साल 16,000 का लाभ है। पांचवा साल में 16,000 का लाभ है, किसी प्रकार का समायोजन नहीं है। इस प्रकार से इसको जोड़ देने के बाद हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट और मेंटेनेबल प्रॉफिट ज्ञात हो जाते हैं। तो जोड़िएगा 10, 20, 10, 30, 36 और 2, 34,000 रुपया आपका हुआ। अब ये चूंकि 5 साल का लाभ है, 5 साल का लाभ है, इसीलिए 1 ईयर एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए इसमें 5 का भागा लगा देंगे, अर्थात ये जो निकलेगा उसको बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट। 5 से भागा लगाने के बाद आपको उत्तर में मिलेगा 6,800 रुपया। अब नंबर ऑफ ईयर्स परचेज के रूप में 4 दिया हुआ है, तो अब हम गुडविल बराबर करेंगे परचेज ₹27,200 इसका आंसर मिलेगा। ये आपका एक प्रश्न का हल हो गया। अब एक दूसरे प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं।
और इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। आप सभी छात्रगण इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं क्वेश्चंस का भी प्राय स्क्रीनशॉट दे दूंगा ताकि आपको हिसाब को समझने में, हल करने में कहीं कोई समस्या न रहे। अब हम एक दूसरे हिसाब की ओर बढ़ रहे हैं। पहले इसे फिर पढ़ते हैं, फिर इसका हम वही काम करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट या मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालेंगे। इसके बाद इसे हल करेंगे, गुडविल निकालेंगे। आज बहुत ही साधारण से सवाल को हल करवा रहे हैं ताकि कठिन सवाल को हल करते समय आपके मन में किसी भी प्रकार के संशय की गुंजाइश न रहे। इसलिए हम सरलता से कठिनाई की ओर बढ़ेंगे। आज पिछले वीडियो में भी हमने 2 हिसाब सरल तरीके से बता दिया था, बिल्कुल काल्पनिक थे, लेकिन वो भी एक हिसाब का ही स्वरूप था। और आज मैं 2 हिसाब किताब से लेकर बता रहा हूँ, इसके भी स्क्रीनशॉट मिल जाएंगे। इसके बाद पुनः अगले वीडियो में कठिन से कठिन सवाल को लाएंगे और उसको फैक्ट के साथ हम आपको समझाएंगे ताकि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में आपको कहीं किसी भी प्रकार की कठिनाई न रहे। तो एक दूसरा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। X and Y were partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. X और Y एक साझेदारी में साझेदार हैं। They agreed to take into partnership for Z 1/3 share. जब हम पार्टनरशिप आपको पढ़ाएंगे, एडमिशन पढ़ाएंगे, रिटायरमेंट पढ़ाएंगे, डेथ पढ़ाएंगे, तो ये सब बातें हैं। बिल्कुल इस बातों का यहाँ प्रश्न में कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि हमें गुडविल का मूल्यांकन करना होता है। तो एक्स वाई जेड पार्टनर का कोई अर्थ यहाँ नहीं है और न तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कोई अर्थ है। यहाँ सिर्फ प्रॉफिट और नंबर्स ऑफ ईयर परचेज का अर्थ होता है। बाकी यहाँ पर इस प्रश्न को लिखने का अपना एक तरीका है जिसे लिखा जाता है, लेकिन इसकी उपयोगिता यहाँ पर कुछ भी नहीं है कि पार्टनर एक्स वाई है, नया साझेदार जेड लिए जा रहा है। यहाँ पर न आपको गेनिंग रेशियो पढ़ना है, न सेक्रीफाइसिंग रेशियो पढ़ना है। यहाँ पर सीधा सरल गुडविल निकालना है। मैंने बताया था दैट इज ए रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये सब साझेदारी का पुनर्गठन कहलाता है और ये जो गुडविल होते हैं वह सब इंटरनल गुडविल होते हैं। और इंटरनल गुडविल एक बार आप दिला रहे हैं, मेरे पिछले वीडियो को देखिएगा। इंटरनल गुडविल और एक्सटर्नल गुडविल के रूप में आपको बताए थे कि इंटरनल गुडविल कभी बैलेंस शीट में दिखाया नहीं जाता है, इसे प्रायः आपस में ही निपटा लिए जाते हैं। अर्थात किसी को डेबिट और किसी को क्रेडिट के द्वारा इंटरनल गुडविल का समापन कर दिया जाता है। लेकिन जो एक्सटर्नल गुडविल होते हैं वह प्राय खरीदने से इसकी उत्पत्ति होती है और ऐसे गुडविल को प्राय बैलेंस शीट में स्थान दिए जाते हैं, इंटरनल गुडविल को स्थान नहीं दिए जाते हैं। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ गुडविल इन बैलेंस शीट। यहाँ पर भी वही बात है। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years व्हिच वेयर एज फॉलो। में 4 वर्षों के लाभ के आधार पर, औसत लाभ के आधार पर 2 वर्षों के द्वारा इसके गुडविल का मूल्यांकन करना है। सारे प्रश्न का सारांश ही यही होता है। बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको प्रश्न को समझने में दिक्कत नहीं हो कि पूरे प्रश्न के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण बातें होती है, एक कुछ वर्षों का लाभ और दूसरा नंबर्स ऑफ ईयर परचेज, जिससे गुना करके गुडविल निकालते हैं। तो यहाँ 4 वर्ष के लाभ के रूप में दिया हुआ है। 31 मार्च 13 1,50,000 प्रॉफिट, 31 मार्च 14 1,20,000 प्रॉफिट, 31 मार्च 2015 1,80,000 प्रॉफिट, 31 मार्च 2016 1,70,000 का लॉस।
अब यहाँ पर नीचे के एक सेंटेंस है जिसी को बताने के लिए प्राय मैंने इस प्रश्न का चुनाव किया कि ताकि आपको समझने में दिक्कत न हो। 3 साल के लाभ बिल्कुल सामान्य है, साधारण है, उसको लिखने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन चौथे साल का जो लॉस 1,70,000 रुपये का है, इसके अंतर्गत एक एडजस्टमेंट है और इसी एडजस्टमेंट के लिए हम एडजस्टेड प्रॉफिट की बात करते हैं। तो एडजस्ट करना है, कहता है ऑन अप्रैल 2015 ए मोटर बाइक कॉस्टिंग 50,000 वर्थ परचेज। 1 अप्रैल 2015 को 50,000 रुपये का एक मोटर बाइक खरीदे थे एंड डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, और गलती से इसको मैंने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के रूप में पीएल अकाउंट में डेबिट कर दिया। यद्यपि कि यह कैपिटल एक्सपेंडिचर है, अर्थात कैपिटल एक्सपेंडिचर कभी पीएल अकाउंट में नहीं लिखे जाते हैं। अगर लिख दिए गए हैं तो देखना होगा लाभ पर इसका क्या प्रभाव पड़ा और उस प्रभाव को कैसे दूर करना है। यही एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट होते हैं। On which depreciation is to be charged at the rate of 20%. इस पर 20% का हरास है। हरास आप चार्जेबल है। दैट मीन्स एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में हमने 50,000 रुपया गलत लिख दिया और जिसके चलते हमने डिप्रिसिएशन को नहीं लिख सका, अर्थात डिप्रिसिएशन पीएल अकाउंट में लिखने वाली बात है और कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में न लिखने बात है। अर्थात यह दोनों वेद का सम्मिश्रण करके हम चौथे साल के लाभ 2015-16 के लाभ को 1 अप्रैल 2015 और यहाँ पर 31 मार्च 2016 दिया हुआ, दैट मीन्स ये इसी वर्ष का है। 1 अप्रैल से 31 मार्च 2016 इसी वर्ष के अंतर्गत यह कैपिटल एक्सपेंडिचर वाली बात है। तो यहाँ पर कुछ नहीं, 3 साल का लाभ बिल्कुल साधारण है। चौथे साल के लाभ में जरा सा कुछ समायोजन करना है। समायोजन किस बात के लिए करना है? तो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर लिख दिए हैं, लिख देने के चलते लॉस पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, और दूसरा इस पर डिप्रिसिएशन लिखना था जो नहीं लिखा जा सका, इसका लाभ पर क्या प्रभाव पड़ा। तो सर्वप्रथम हम पहले 3 साल के साधारण लाभ को लिख लेते हैं और चौथे साल के लाभ को कैसे एडजस्ट करेंगे फिर उसको हम आपको बताते हैं। ये 1,70,000 का लॉस है। मैंने अभी इसमें एडजस्टमेंट के लिए छोड़ दिया है। 2 बातों का एडजस्टमेंट है। एक तो 50,000 एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में खर्च था, लेकिन गलती से इसे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के रूप में पीएल अकाउंट में लिख दिया गया। लिख देने के चलते हमारी लाभ, अगर लाभ के दृष्टिकोण से सोचा जाए तब और हानि के दृष्टिकोण से सोचा जाए तब, अगर हम लिख दिए हैं और हानि की अवस्था है, हानि हमेशा पीएल अकाउंट के क्रेडिट में प्राप्त होते हैं। इसका मतलब डेबिट में एक अनावश्यक अमाउंट लिख देने के चलते हमारा लॉस बढ़ जाता है। कोई भी डेबिट आइटम
अनावश्यक रूप से लिख देते हैं तो हमारा लॉस जो क्रेडिट की ओर फाइंडिंग आउट होता है उसमें वृद्धि हो जाती है, अर्थात 50,000 से घटाने का काम करना होगा, क्योंकि यह लॉस बढ़ गया है कैपिटल एक्सपेंडिचर लिखने के कारण। दैट इज द फैक्ट। अर्थात 50,000 को यहां पर माइनस कर देंगे। अब दूसरा, इस पर डिप्रिसिएशन चार्ज होनी चाहिए, जो अब तक नहीं लिखा गया, क्योंकि इसे हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर तो माना ही नहीं था, ट्रेवलिंग एक्सपेंडिचर माने थे। तो डिप्रिसिएशन लिखना चाहिए पीएल अकाउंट के डेबिट में, लेकिन किसी कारणवश नहीं लिखा गया। नहीं लिखे चलते हमारी लॉस जो है वह घटी हुई अवस्था में है, अर्थात डिप्रिसिएशन से इसको बढ़ाना पड़ेगा। अर्थात डिप्रिसिएशन 20%, इसका 20,000 रुपया होता है, और इस प्रकार से एडजस्टेड प्रॉफिट निकालेंगे। 1,30,000 रुपया निकलेगा। 1,30,000 रुपया एक क्या निकला? लॉस। 1,70 में 50 गए, 1,20 और 1,40,000। %20 डिप्रिसिएशन 10,000 रुपया हुआ, क्योंकि 50,000 का 10% 5,000, 20% 10,000, इस प्रकार 1,30,000 हुए। अब ये 4 वर्ष के लाभ को जोड़ेंगे तो कुल कितना हुआ इसको निकाल देंगे। ये 3 पॉजिटिव आइटम है, 1 निगेटिव आइटम है। तीनों पॉजिटिव का जोड़ 4,50,000, निगेटिव 1,30,000 घटाने के बाद बचे 3,20,000, और 3,20,000 को क्या करेंगे? कितना से डिवाइड लगेगा? 4 से, क्योंकि यह 4 साल का लाभ है। तो 4 से डिवाइड कर देंगे, उत्तर मिलेगा आपको 8 चौका 32, 80,000 रुपया। अब इस 80,000 को क्या कर देंगे? एवरेज प्रॉफिट 80,000 गुना परचेज ईयर, इसका कितना था? 2 इयर्स परचेज। दैट मीन्स 2 से गुना कर देंगे, 8 गुना 16, 1,60,000 रुपया। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कुछ शॉर्ट में बातें लिखी गई है,
बहुत साधारण सी बात है, इसको लिखिएगा एवरेज प्रॉफिट, इसको लिखिएगा सबसे पहले एज ए फॉर्मूला के रूप में नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज, देन इस फिगर को रख के गुडविल को प्राप्त कर लेंगे, यही आपका आंसर होगा। तो बच्चों आज ये 2 प्रश्न के बाद जो है आज यहीं पर बंद कर रहे हैं, फिर अगले वीडियो में हम आपको कठिन प्रश्न को बताएंगे जिसका प्लस माइनस थोड़ा सा कठिन होगा, बहुत कठिन की बात कोई बात नहीं है। अर्थात आप हमारी वीडियो पर चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें, अच्छा लगता हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें। तब तक के लिए धन्यवाद।